भारतीय इतिहास में आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर कार्य करेंगे और मध्यकालीन भारत या मेडिवल इंडिया पर सबसे पहला टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है भारत पर मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण। यहीं से मध्यकालीन भारतीय इतिहास आरंभ होता है, क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मुस्लिम संस्कृति का काल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण क्यों हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ से कई क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में, विभिन्न एग्जाम्स में और आरएएस आईएएस जैसी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे। लगभग संपूर्ण इंफॉर्मेशन को हमने इस टॉपिक में शामिल करने का प्रयास किया है और लास्ट में कंक्लूजन के रूप में आपको कुछ फॉर्मेट बताए जाएंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन प्री परीक्षा और मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण जो भारत पर 8वीं शताब्दी में हुआ, 8th सेंचुरी अथवा 712-13 ईस्वी में हुआ। तो भारत पर पहला मुस्लिम सभ्यता की ओर से जो आक्रमण हुआ इसे अरब आक्रमण कहा जाता है। अरब कौन है? हु आर द अरब्स? अरब पश्चिम एशिया के अरबी मुसलमान हैं जिनकी भाषा अरबी थी और अरबी भाषा के आधार पर उन्होंने अपनी एक अरबी संस्कृति को डेवलप किया और आगे जाकर के उन्होंने अरब प्रायद्वीप के आसपास के क्षेत्र में निवास किया। वहीं से उन्हें अरबी मुसलमान या अरब प्रजाति के मुसलमान के रूप में पहचान मिली। तो भारत पर मध्यकाल में सबसे पहला आक्रमण मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया और मुस्लिम समुदाय की तरफ से आक्रमण अरब प्रजाति ने किया। तो अरब पश्चिम एशिया के मुसलमान हैं जिन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी में या 712-13 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया और इनका आक्रमण सफल रहा, जिसने भविष्य में भारत पर मुस्लिम शासन की नींव स्थापित की। और यही कारण है कि आगे यह जो टॉपिक है अन्य सभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक लैंडमार्क के रूप में साबित होगा, क्योंकि जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा, चाहे वो महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गौरी हो या बाबर हो, वह इस अरेबियन अटैक्स, अरब आक्रमण के जो लैंडमार्क बनाया गया था उसे ही फॉलो करेंगे। 8वीं सदी का भारत, अरब प्रजाति के मुसलमानों ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक आर्थिक कंडीशन क्या थी? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन 8th सेंचुरी। तो 8वीं सदी का जो भारत है, राजनीतिक दृष्टि से राजपूत काल आरंभ हो चुका था इस समय भारत में, और यह डिसइंटीग्रेटेड इंडिया कहा जाता है, विखंडित भारत का काल था। क्योंकि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, 7वीं शताब्दी के मध्य में, तब भारत में तुरंत ही राजपूत काल आरंभ हुआ। और राजपूत काल का अर्थ है भारत में छोटे छोटे राज्यों का काल, और भारत में इस समय चक्रवर्ती राजाओं और एक छत्र शासन करने वाले राजाओं का युग अथवा समय समाप्त हो गया। तो 8वीं शताब्दी में भारत में राजपूत काल आरंभ हो चुका था। पूरे भारत में स्थानीय स्तर के राजपूत राजाओं का शासन था और राजपूत शासन की सबसे बड़ी जो दुर्बलता है, कमजोरी है, वह है इन राजपूत राज्यों में आपस में एकता का ना होना। एक राजपूत रियासत दूसरी राजपूत रियासत के साथ राजनीतिक शत्रुता रखती थी। यही कारण है कि अरब आक्रमण भारत में सफल हो जाएगा। जब अरब प्रजाति के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाएगा तब भारत के सभी राजपूत राजाओं ने इस आक्रमण को रोकने का प्रयास नहीं किया, और यही गलती आगे जाकर के राजपूत उस समय करेंगे जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा, और इसी गलती को तीसरी बार तब रिपीट किया जाएगा जब मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण होगा और उसके पश्चात भारत पर मुस्लिम शासन को थोप दिया जाएगा और भारत इस तरह से लगभग 550 साल के लिए मुस्लिम संस्कृति के अधीन शासित होने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो राजपूत काल के समय ही भारत पर अरब आक्रमण हुआ और राजपूत शासन की दृष्टि से कमजोर हैं, उनमें एकता का अभाव है, आपस में राजनीतिक संघर्ष और प्रतिद्वंदता रखते हैं और विदेशी आक्रमणकारियों को अपने से हीन समझते हैं,
लोअर समझते हैं और इसलिए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रयास वो नहीं करते, ऐसा मान करके चलते हैं कि अन्य कोई प्रजाति हम पर आक्रमण नहीं करती है। तो ये इनका एरोगेंसी नेचर है, अहंकारी नेचर है, जिसे आगे जाकर के विभिन्न मुस्लिम इतिहासकारों और साहित्यकारों ने व्यक्त किया है। तो 8वीं शताब्दी का भारत पूरी तरह से एक छत्र भारत नहीं था, भारत में एकता का अभाव था, भारत में कोई ऐसा राजा नहीं था जिसके अधीन पूरा भारत शासित होता हो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ, सम्राट अशोक के समय हुआ, अथवा समुद्रगुप्त के समय हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय हुआ। यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टि से अशक्त और दुर्बल भारत होने के कारण ही अरबी मुसलमानों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने भारत पर सफलतम आक्रमण किया। अरब आक्रमण का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट और गोल ऑफ अरेबियन इन्वेजन। तो अरब आक्रमण भारत पर हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य माने जाते हैं? अरब आक्रमण के दो मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं या दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला उद्देश्य और कारण है धार्मिक कारण, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स अथवा रिलीजियस कॉज। धार्मिक कारण का अर्थ है मुस्लिम खलीफा की नीति में बदलाव। इस्लाम धर्म में जब मोहम्मद पैगंबर 632 ईस्वी में संसार को छोड़कर चले गए, उसके पश्चात मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया, कैलिफेट। खलीफा अर्थात दुनिया के सभी मुसलमानों का पवित्र धर्मगुरु। तो खलीफा शब्द का अर्थ होता है पवित्र धर्मगुरु। तो दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए यह पवित्र शब्द है। और मोहम्मद पैगंबर के पश्चात समस्त क्षेत्रों पर जो शासन आरंभ हुआ वह खलीफा के माध्यम से हुआ। तो खलीफा धार्मिक गुरु भी होता था और वह राजनीतिक दृष्टि से प्रशासन का कार्य भी करता था। तो मोहम्मद पैगंबर के पश्चात 4 पवित्र खलीफा बने, जिन्हें आगे जाकर के रशीदुन कहा गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, IAS में कई बार आ चुका है, रशीदुन। तो रशीदुन का अर्थ होता है 4 पवित्र खलीफा, 4 सेक्रेड कैलिफेट, जो मोहम्मद पैगंबर के पश्चात हुए। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। जब दूसरे खलीफा थे उमर, उनके समय में इस्लाम धर्म की नीति में बदलाव आया और बदलाव इस रूप में हुआ कि दुनिया में अब हमें इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शक्ति का और सैनिक कूटनीति का प्रयोग किया गया। तो खलीफाओं के समय ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की रणनीति अपनाई गई और धीरे धीरे पूरा पश्चिम एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप का पूर्वी हिस्सा और एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से की ओर इस्लाम धर्म के प्रचारकों को भेजा गया। और जब 4 पवित्र खलीफाओं का शासन पूरा हो गया, इसके पश्चात खलीफाओं का क्षेत्र इराक में पहुंच गया और उस समय इराक के गवर्नर मोहम्मद या मंसूर बिन हल्लाज थे। और मंसूर बिन हल्लाज के समय में ही भारत पर अरब आक्रमण की नीति अपनाई गई। तो इसके पीछे धार्मिक कारण ही माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भारत इस समय हिंदू सनातन संस्कृति के अधीन शासित था और हिंदू सनातन संस्कृति में धार्मिक विश्वासों और मूल्यों के लिए मंदिरों की स्थापना की जाती थी, मंदिरों में मूर्तियों की पूजा की जाती थी। क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति में ईश्वर या भगवान को सगुण और निर्गुण या सगुण या साकार, निर्गुण या निराकार दोनों रूपों में माना जाता है, लेकिन सगुण या साकार विचारधारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सगुण या साकार विचारधारा का अर्थ होता है जब भगवान को शरीर रूप में मानना, मनुष्य रूप में मानना और भगवान को भगवान राम और कृष्ण के रूप में मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित करना, उनकी पूजा करना। लेकिन इस्लाम धर्म में अल्लाह या खुदा को निर्गुण निराकार माना जाता है, शेपलेस। और निर्गुण निराकार होने के कारण उनका कोई निश्चित मूर्ति नहीं बनाई जा सकती और जब मूर्ति नहीं बनाई जा सकती तब उन्हें किसी इमारत में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम धर्म की ओर से हिंदुओं को मूर्ति पूजकों का देश कहा जाता था और मूर्तियों की पूजा करना, मंदिर में जाना इस्लाम की दृष्टि से एक पाखंड था, ढोंग था। इसलिए ऐसे पाखंडी और ढोंगी व्यक्तियों को समाप्त करके या उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। तो अरब आक्रमण का एक धार्मिक उद्देश्य था कि भारत में और दुनिया के अन्य हिस्सों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और जो व्यक्ति इस्लाम धर्म में नहीं है, गैर इस्लामिक है,
उसे तलवार के बल पर अथवा शरीयत कुरान की भाषा में समझा करके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके भारत की ओर इस्लाम धर्म की तरफ से पहला अरबी आक्रमण किया गया। दूसरा कारण था या दूसरा उद्देश्य था भारत पर अरब आक्रमण का आर्थिक कारण या इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। आर्थिक कारण का अर्थ यह था, अरब प्रजाति के मुसलमान बहुत पहले से ही लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र जो केरल में स्थित है वहां पर स्थित थे और वहां से वो व्यापार करते थे। उनसे भी पहले रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र से व्यापार करते थे। तो रोमन व्यापारियों के साथ अरबी व्यापारियों का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अरब व्यापारियों को सीमित रूप में सफलता मिली। इसलिए अरब के व्यापारी भी पश्चिमी तट पर या मालाबार क्षेत्र में या केरल के तट पर स्थायी रूप से निवास करते थे और वहां से अपने व्यापार का संचालन करते थे। और व्यापार के माध्यम से अरबी व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था, प्रॉफिट होता था और इस मुनाफे को वो अरब देशों में ले जाते थे और अरब देशों में इसे इस रूप में प्रचारित किया जाता था कि भारत के पास आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा हैं। भारत आर्थिक दृष्टि से, कच्चे माल की दृष्टि से काफी संपन्न और रिच देश है। इसलिए भारत पर इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जा सकता है। तो अरब व्यापारियों ने जब भारत की आर्थिक संपन्नता का बखान या विवरण अरब देशों में जाकर के किया, तब भारत पर आक्रमण की रणनीति बनाई गई। क्यों ना भारत से इस संसाधनों को प्राप्त किया जाए और इस समृद्धि रिचनेस का प्रयोग दुनिया में मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाए। यही कारण है कि दोनों उद्देश्यों से प्रेरित होकर के ही अरब प्रजाति ने भारत पर आक्रमण का निश्चय किया और भारत पर सफलतम अरब आक्रमण संपन्न हुआ। इसके पश्चात अरब आक्रमण की प्रकृति, नेचर ऑफ अरेबियन इन्वेजन, अरब आक्रमण की प्रकृति अथवा अरब आक्रमण का स्वरूप क्या था, इसमें हम 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। काफी माइनर सी इंफॉर्मेशन इनमें छिपी हुई है। तो अरब आक्रमण की प्रकृति या स्वरूप क्या है, इसमें ये इन पॉइंट्स को हमें जानना चाहिए। पॉइंट 1, समुद्री मार्ग से आक्रमण। अरब प्रजाति ने भारत पर पहले अरब सागर या समुद्री क्षेत्र से 2 बार आक्रमण किया था और ये दोनों बार आक्रमण उन्होंने देवल का बंदरगाह, भड़ौच बंदरगाह और बंबई के बंदरगाह पर किए, किंतु अरबी आक्रमणकारी इन दोनों आक्रमणों में सफल नहीं हुए। इसलिए समुद्री मार्ग से भारत पर पहले जो 2 आक्रमण किए गए थे अरबों के द्वारा, उनमें अरबों को सफलता नहीं मिली। इसलिए अरब प्रजाति निराश हो गई और उन्होंने आगे जाकर के अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया और इस बार उन्होंने स्थल मार्ग से आक्रमण की रणनीति अपनाई। इन्वेजन फ्रॉम द लैंड रूट, तो स्थल मार्ग से आक्रमण किए गए। तो सेकंड टाइम में इन्होंने स्थल मार्ग से आक्रमण किया और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले सिंध प्रांत को टारगेट किया, क्योंकि सिंध प्रांत में होकर के ही भारत में प्रवेश किया जा सकता था, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा का अधिकांश जो भाग है सिंध के राजा दाहिर के अधीन था। यही कारण है कि स्थल मार्ग से आक्रमण का निश्चय किया गया। उस समय सिंध के शासक दाहिर थे, यानी सिंध का राजा उस समय दाहिर था और दाहिर अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। दाहिर क्रूर अत्याचारी शासक था और दाहिर का शासन लोक कल्याणकारी नहीं माना जाता, इसलिए प्रजा दाहिर से प्रसन्न नहीं थी। यही कारण है कि जब दाहिर पर आक्रमण हुआ तब प्रजा ने दाहिर को समर्थन नहीं दिया, दाहिर को बचाने का प्रयास नहीं किया। तो अरब आक्रमण के स्वरूप में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने और 4th पॉइंट है तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? अरब आक्रमण अचानक से क्यों हो गया? क्योंकि अरब प्रजाति दीर्घ काल से ही भारत पर आक्रमण की रणनीति बना रही थी। अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ कि अरब आक्रमण को सफल होने का एक रूट या मार्ग मिल गया। तो तात्कालिक कारण है पॉइंट ए, अरब जहाजों की लूट, यानी अरब के व्यापारियों ने श्रीलंका के राजा के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और श्रीलंका राज्य से अरबी व्यापारियों ने अपने जहाजों में काफी वस्तुएं और सामान आयात किया, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी। तो वस्तुओं के साथ मुस्लिम महिलाएं भी थी।
जिन्हें श्रीलंका से पानी के जहाज के माध्यम से अरब देशों में ले जाया जा रहा था। और ये जहाज राजा दाहिर के क्षेत्र से गुजर रहे थे, जहां पर राजा दाहिर का बंदरगाह देवल बंदरगाह था। और उसी बंदरगाह के पास कुछ डाकुओं ने इन जहाजों को लूट लिया, और जहाजों को लूटने के पश्चात उन डाकुओं ने महिलाओं को बंदी बना लिया और महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार किया और उन पर कठोर अत्याचार किए। और इसे इराक के शासक ने गलत माना और इराक के शासक ने इसके लिए सिंध के शासक दाहिर की कूटनीति या चाल को उत्तरदायी माना, क्योंकि सिंध का शासक दाहिर अरब आक्रमण का विरोध कर रहा था। इसलिए इराक के गवर्नर मंसूर बिन हल्लाज ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है दाहिर ने यह षड्यंत्र रचा हो और इसके माध्यम से वह हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता हो कि हम भविष्य में सिंध पर आक्रमण ना करें। किंतु इराक के गवर्नर मंसूर बिन हल्लाज ने दाहिर की इस रणनीति का विरोध किया और दाहिर के लिए इस संबंध में 2 प्रकार की शर्तें रखी। दाहिर से कहा कि दाहिर तुम हमारी 2 शर्तों को स्वीकार करो, अन्यथा आक्रमण के लिए युद्ध के लिए तैयार रहो। तो 2 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी, जिन डाकुओं ने लुटेरों ने जहाजों को लूटा है उन लुटेरों को बंदी बना करके इराक के गवर्नर हल्लाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और दूसरी शर्त ये थी, चूंकि ये जहाज तुम्हारे राज्य से गुजर रहे थे, अतः तुम्हें इन जहाजों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन तुम सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे। इससे अरबी व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई तुम्हें हर्जाने के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में करनी होगी। तो ये 2 शर्तें रखी, लेकिन सिंध के शासक दाहिर ने इन दोनों ही शर्तों को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया। इसलिए इराक के गवर्नर मंसूर बिन हल्लाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण करने का आदेश दिया और सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी रणनीति के साथ राजा दाहिर पर आक्रमण किया। राजा दाहिर ने इस आक्रमण का विरोध किया और दोनों ही सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसे रावर का युद्ध, बैटल ऑफ रावर कहा जाता है। 712-13 ईस्वी में युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में रहा। दाहिर इस युद्ध में पराजित हो गया और दाहिर की हत्या कर दी गई। इस प्रकार भारत पर अरब आक्रमण सफल रहा। आगे हम ये देखेंगे कि अरब आक्रमण के इम्पैक्ट, प्रभाव या रिजल्ट्स क्या रहे। अरब आक्रमण का प्रभाव भारत पर, अरब आक्रमण को 2 तरीके से देखा जाता है। अरब आक्रमण से कुछ तात्कालिक प्रभाव हुए, इमीडिएट रिजल्ट इसका निकला, और कुछ प्रभाव इसके काफी दीर्घकालिक थे जिन्होंने पूरे भारत को भविष्य में प्रभावित किया। तो पहला प्रभाव या परिणाम ये माना जाता है, दाहिर की पराजय हुई, दाहिर पराजित हुआ। दाहिर क्यों पराजित हुआ, ये डेप्थ में 2-3 पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, जो आईएएस एग्जाम में इस प्रकार के बहुत बारीक से पॉइंट्स पूछे जाते हैं। दाहिर सैनिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से योग्य शासक नहीं था। दाहिर का अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, प्रजा में वह लोकप्रिय नहीं था। और दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम तथा मंसूर बिन हल्लाज की चेतावनी को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, हल्के में लिया। इसलिए दाहिर युद्ध के समय में पराजित हो गया और मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा। और मोहम्मद बिन कासिम की सफलता का कारण क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने बेहतरीन युद्ध कौशल अपनाया, रणनीति पर, स्ट्रैटेजी पर पूरा कार्य किया। और यही नहीं, उसने दाहिर की प्रजा में से उन प्रजाजनों को अपने पक्ष में किया जो राजा दाहिर से प्रसन्न नहीं थे, जिनमें जाट समुदाय, मेद समुदाय और भारतीय बौद्ध, जिन पर राजा दाहिर ने अत्याचार किए थे, इन सभी समुदायों को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पक्ष में किया और इस प्रकार दाहिर पर आक्रमण किया। तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम दोनों तरीके से विजयी रहा, रणनीति बेटर थी और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के खिलाफ दाहिर की प्रजा को ही राजनीतिक अस्त्र, पॉलिटिकल टूल के रूप में प्रयोग किया। तीसरा पॉइंट है,
अरब आक्रमण का एक दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ जजिया कर का आरंभ। जजिया कर क्या है? जजिया शब्द बना है जिम्मी से। जिम्मी कहा जाता है गैर मुसलमानों को, यानी इस्लामिक धर्म के अनुसार जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है, इस्लाम धर्म में जिसका जन्म नहीं हुआ, उसे जिम्मी, काफिर या बेधर्मी कहा जाता है। और इन जिम्मियों से जो कर लिया जाता है उसे जजिया कर कहा जाता है। तो पहली बार भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712-13 ईस्वी में या 8वीं शताब्दी में लगाया गया और यहीं से जजिया कर की कहानी आरंभ होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस जजिया कर से कुछ कैटेगरीज को छूट प्रदान की और यह जजिया कर ब्राह्मणों पर, भिखारियों पर, गरीब व्यक्तियों पर, विधवा महिलाओं पर और बुजुर्ग व्यक्तियों पर नहीं लगाया गया। और आगे जाकर के जब भारत पर दिल्ली सल्तनत के अधीन मुस्लिम शासन आरंभ होगा तब जजिया कर का विस्तार किया जाएगा और इसे ब्राह्मण एवं अन्य समुदायों पर भी आरोपित किया जाएगा। और अकबर के समय में जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया जाएगा और फिर औरंगजेब अकबर के बाद तीसरी पीढ़ी में पैदा होगा और उसके समय जजिया कर को फिर से 1679 ईस्वी में फिर से हिंदुओं पर, राजपूतों पर लागू किया जाएगा, जिसका विरोध किया जाएगा और अंतिम रूप से जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। तो ये जजिया कर की पूरी कहानी है, कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसने बीच में हटाया, किसने दोबारा लगाया और अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया। तो जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध और गुजरात के उन हिस्सों में आरोपित किया गया जो अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र थे, कोस्टल एरिया थे। और ये जजिया कर व्यापारियों पर, संपन्न वर्गों पर उनके उत्पादन का, उनकी इनकम का एक निश्चित हिस्से के रूप में लिया जाता था और इसके पीछे तर्क यह दिया जाता था चूंकि तुम गैर मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी अन्य शासक या अन्य व्यक्ति आक्रमणकारी आप पर आक्रमण करेगा तब हम उसके आक्रमण से आपको रक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए आपको इसके बदले में हमें कर देना पड़ेगा। इसलिए जजिया कर को आगे जाकर के सुरक्षा कर या सेफ्टी टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रभाव हुआ भारतीय ग्रंथों का अनुवाद, यानी मोहम्मद बिन कासिम के साथ काफी अरबी विद्वान और व्यापारी भारत आए और इसके पश्चात इन्होंने भारत के काफी ग्रंथों को अपने अधीन किया और भारत के ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, इन ग्रंथों को अरबी यात्रियों के द्वारा अपने साथ ले जाया गया और उन्हें आगे जाकर के अरब की भाषा में या अरबी लैंग्वेज में, अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें 3 मुख्य ग्रंथ हैं और ये तीनों ही ग्रंथ कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आईएएस एग्जाम में 8-10 पहले ये तीनों क्वेश्चन कई बार डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। आईएएस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्म सिद्धांत ग्रंथ है। ब्रह्म सिद्धांत भारत के खगोल वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त के द्वारा 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। ब्रह्मगुप्त जो गुप्त काल में भारत के महान वैज्ञानिक हुए, इन्होंने यह ब्रह्म सिद्धांत लिखा जो खगोल भौतिकी से संबंधित है और इस ग्रंथ का अरबी मुसलमानों ने अरबी भाषा में अनुवाद किया सिंध हिंद के नाम से। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य या खंड खाद्य कहा जाता है और इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया अल अरकंद के नाम से और इसमें भी खगोल भौतिकी, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है। और तीसरा ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा और ये भी गुप्त काल के ही हैं और इन्होंने ग्रंथ लिखा था पंचतंत्र और इस ग्रंथ का अनुवाद किया गया कलीला व दिमना के रूप में। कलीला और दिमना कौन है? कलीला और दिमना 2 सियार या गीदड़ हैं, जयकाल, और इस नाम से इसका ट्रांसलेशन हुआ और इसकी कहानियां बनाई गई, मनोरंजक कहानियां। खंडन खंड खाद्य ग्रंथ भी और ब्रह्मगुप्त वैज्ञानिक के द्वारा ही लिखा गया था। इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ हैं, इनका ट्रांसलेशन किया गया और ट्रांसलेशन करने के पश्चात भारत का खगोल विज्ञान का जो नॉलेज था और गणित के संबंध में जो ज्ञान था,
ज्योतिष का जो नॉलेज था वह अरब मुसलमानों के पास पहुंच गया, वहां से यूरोप में एंटर कर जाएगा और यूरोप के माध्यम से ईसाई सभ्यता भारत के इस ज्ञान को अपने नाम से बाद में दुनिया में प्रचारित करेगी। इस प्रकार भारत का जो क्लासिकल नॉलेज था, जो हमारा साहित्यिक ज्ञान था, वो मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए ईसाई सभ्यता तक ट्रांसफर हो जाएगा। अगला इसका प्रभाव हुआ दिरहम, तांबा धातु की मुद्रा। दिरहम तांबे धातु की मुद्रा थी, कॉपर करेंसी, और दिरहम तांबे का सिक्का अरबी मुसलमानों ने व्यापार के लिए भारत में आरंभ किया और यह दिरहम तांबे का सिक्का पूरे दिल्ली सल्तनत में प्रचलन में रहेगा और मुगलों के आने के पश्चात ही दिरहम सिक्कों को समाप्त किया जाएगा। और दिरहम जो तांबे धातु का सिक्का था, इसके पैटर्न पर दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों ने आगे जाकर के अपनी मुद्रा को गठित किया। जैसे दिल्ली का एक सुल्तान है इल्तुतमिश, तो उसने तांबे का एक सिक्का चलाया जीतल, तो जीतल जो सिक्का है वो उसका पैटर्न दिरहम पर आधारित था। इस प्रकार दिरहम ने आगे जाकर के सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था को प्रभावित किया। अगला प्रभाव है पॉइंट नंबर 6, खजूर की खेती का आरंभ। यानी खजूर की खेती इस्लामिक परंपरा की देन मानी जाती है। अरबी आक्रमण के पश्चात ही भारत में खजूर की खेती आरंभ हुई और अंतिम 7वां परिणाम है ऊंट पालन की परंपरा। अरबी मुसलमानों के द्वारा ऊंट को व्यापार की दृष्टि से पाला जाता था और अरबी व्यापारियों के भारतीयों के संपर्क में आने से भारत में भी ऊंट पालन की परंपरा आरंभ हुई, क्योंकि ऊंट का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से व्यापार के लिए, गाड़ी खींचने के लिए, बोझा ढोने के लिए किया जाता था। इस प्रकार अरब आक्रमण का प्रभाव तात्कालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से इस रूप में हुआ। तात्कालिक रूप से प्रभाव निष्कर्ष के रूप में इस रूप में हुआ कि भारत से आर्थिक संसाधनों को और भारत के साहित्यिक ग्रंथों को तथा भारत के क्लासिकल नॉलेज को अरब प्रदेशों में ले जाया गया और इससे भारत को काफी नुकसान हुआ। और दीर्घकालिक प्रभाव इसका ये रहा कि अरब आक्रमण ने भविष्य में अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक रूट बना दिया और इस रूट को फॉलो किया जाएगा आगे जाकर के महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के द्वारा। इस प्रकार अरब आक्रमण में भारत पर भविष्य में मुस्लिम शासन के बीज छिपे हुए हैं, ये इसका दीर्घकालिक प्रभाव माना जाएगा। अरब आक्रमण के बारे में विशेष तथ्य, स्पेशल फैक्ट्स अबाउट द अरेबियन इन्वेजन। तो अरब आक्रमण के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला पॉइंट, अरब आक्रमण की जानकारी के स्रोत। अरब आक्रमण भारत पर हुआ, इसकी जानकारी के सोर्स यानी स्रोत क्या है? देयर आर टू मेन सोर्सेज, दो मुख्य स्रोत हैं और ये दोनों ही एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला, किताब फुतूह उल बुल्दान। किताब फुतूह उल या अल बुल्दान से कहा जाता है। यह किताब या ग्रंथ 9वीं शताब्दी में अरबी विद्वान अल बिलादूरी के द्वारा लिखी गई और पहली बार इसी ग्रंथ में बताया गया है कि भारत पर अरब प्रजाति के मुस्लिम समुदाय द्वारा आक्रमण हुआ। तो अरब आक्रमण की पहली जानकारी हमें इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ में बताया गया है कि अरब आक्रमण भारत पर सफल क्यों हो गया और भारत के राजपूत राजा पराजित क्यों हुए। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है चचनामा या फतेहनामा। यह ग्रंथ एक अरबी लेखक द्वारा लिखा गया, लेकिन उस अरबी लेखक का नाम क्या था ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसे अज्ञात अरबी लेखक की रचना माना जाता है। और बाद में 13वीं शताब्दी में इसका अनुवाद फारसी भाषा में अल कूफी के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखेंगे, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चचनामा या फतेहनामा मूलतः अरबी भाषा का ग्रंथ था और इसका फारसी भाषा में अनुवाद बाद में अल कूफी के द्वारा किया गया। इसी ग्रंथ में अरब आक्रमण की पूरी रणनीति बताई गई है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस प्रकार अपने अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया, राजपूतों की अंतर्निहित दुर्बलताएं क्या थी, कंप्लीटली इस ग्रंथ में बताया गया है। सेकंड पॉइंट है एक सीमा चिन्ह या भूचिन्ह। क्या भारत पर अरब आक्रमण को एक लैंडमार्क सीमा चिन्ह भूचिन्ह माना जाए? और इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मेंस एग्जाम्स में आते रहते हैं, आईएएस एग्जाम में,
और आरएस एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, क्या अरब आक्रमण भविष्य के लिए भारत में मुस्लिम संस्कृति और शासन की स्थापना के लिए एक सीमा चिन्ह लैंडमार्क स्थापित हुआ, तब हम इसे हाँ करेंगे। क्या कारण है कि अरब आक्रमण को एक सीमा चिन्ह के रूप में देखा जाना चाहिए? कुछ विद्वान कहते हैं कि अरब आक्रमण को भारत में पूरी तरह से भविष्य की दृष्टि से सीमा चिन्ह नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पर पिछले वर्षों में पूछा गया है। तब आप इसको सपोर्ट करेंगे, यस कहेंगे कि हाँ इसे एक लैंडमार्क माना जाता है। लैंडमार्क का अर्थ होता है एक ऐसा लाइन बना देना, एक ऐसा चिन्ह, एक लकीर खींच देना जिसे बाद में अन्य व्यक्तियों, यात्रियों, आक्रमणकारियों के द्वारा फॉलो किया जाए। ये बात सही है क्योंकि अरब आक्रमण के पश्चात सन 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भी वो सफल रहा। उसके पश्चात 12वीं शताब्दी में 1178 से 1194 ईस्वी के बीच में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी भी सफल रहा और मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया, राजपूत राजाओं को पराजित किया और जीते हुए क्षेत्र को मोहम्मद गौरी ने बाद में अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन जीते हुए क्षेत्रों को मिलाकर के भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वहीं से सल्तनत आरंभ हुई और सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही आरंभ किया गया। इस प्रकार एक सीमा चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है। इसी रूट को बाद में फॉलो किया गया है। देन आप इसको सपोर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है रसीदुन। 4 पवित्र खलीफा। रसीदुन शब्द आईएएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीएस में। व्हाट वाज द रसीदुन? रसीदुन का अर्थ होता है राइट गाइडेड, यानी ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में सही सलाह देता हो, सही मार्गदर्शन प्रदान करता हो। मोहम्मद पैगंबर जब 632 ईस्वी में शरीर सहित स्वर्ग लोक को चले गए, तब उनके पश्चात 4 पवित्र खलीफा हुए। पहले खलीफा हैं अबू बकर, दूसरे हैं उमर, तीसरे हैं उस्मान और चौथे हैं अली। तो इन 4 पवित्र खलीफाओं को रसीदुन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की रणनीति अपनाई और इनके समय में ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक और सैनिक शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया गया। तो रसीदुन शब्द को आप ध्यान रखेंगे। 4th पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा हेतु क्वेश्चन। अब आईएएस प्री परीक्षा में क्वेश्चंस का नेचर काफी डेप्थ में होता है, तो काफी सारे पॉइंट्स हमने जो अभी डिस्कस किए वहां से क्वेश्चंस आईएएस प्री परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हु वर द अरब, अरब कौन थे, यहाँ से कहानी पूरी शुरू होगी और ये लाइन यहाँ से उठा करके डाली जा सकती है कि जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ उससे पहले ही अरब व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र में या केरल क्षेत्र में अपने व्यापारिक कोठियां बना ली थी, व्यापारिक स्थायी क्षेत्र बना लिए थे, वहां से व्यापार हो रहा था। तो वो लाइन को चेंज करके ऐसे पूछ सकता है कि अरब आक्रमण के पश्चात ही भारत से पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों का व्यापार आरंभ हुआ। दैट इज रॉन्ग, गलत बात, ये बहुत पहले से हो रहा था। इसी प्रकार एक बारीक सी लाइन ये डाली जा सकती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के खिलाफ जीतने की जो रणनीति कूटनीति अपनाई थी उसमें राजा दाहिर की प्रजा के कुछ हिस्से का प्रयोग उसने किया। जाट समुदाय, मेद समुदाय और बौद्ध समुदाय को दाहिर ने, जो दाहिर के विरोधी थे, दाहिर उन पर अत्याचार करता था, मोहम्मद बिन कासिम ने उनको अपने पक्ष में किया। तो ये लाइन आईएएस प्री परीक्षा में जीएस के पेपर में यहाँ से डाली जा सकती है। इसी प्रकार ये वाली लाइन भी प्रयोग की जा सकती है कि चचनामा या फतेहनामा मूलतः फारसी भाषा का ग्रंथ था। गलत बात, बेसिकली ये अरबी भाषा का ग्रंथ है और फारसी भाषा में बाद में 13वीं शताब्दी में इसका ट्रांसलेशन अल कूफी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार के ये जो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, इनका ट्रांसलेशन हुआ। कॉन्सेप्ट वाली लाइन जीएस के पेपर में आईएएस में आ सकती है कि अरब आक्रमण का प्रभाव निम्न में से कौन सा नहीं आ सकता। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, भारत का प्राचीन सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ज्ञान अरबी संस्कृति में पहुंच गया, वहां से यूरोप ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार के कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें पूछे जा सकते हैं। और आरएस एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन वही हैं जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इस टॉपिक से संबंधित ओवरऑल सभी फैक्ट्स को हमने कवर किया है, इसके बाहर कोई भी फैक्ट्स नहीं छोड़ा गया है। तो आप ध्यान से इसको एक दो बार सुन लेंगे, पूरा लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो है मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न।
यानी आईएएस मेंस एग्जाम के लिए काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्या कारण है कि 8वीं शताब्दी में भारत पर अरब आक्रमण हुआ, 7वीं शताब्दी में क्यों नहीं हुआ, 9वीं शताब्दी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 8वीं शताब्दी में जो खलीफा थे, जो इस्लाम के पवित्र धर्मगुरु थे, उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से अब इस्लाम के प्रचार प्रसार की रणनीति 8वीं शताब्दी में अपनाई। और दूसरा कारण था 8वीं शताब्दी में भारत इन आक्रमण के लिए सुइटेबल बना, क्योंकि 8वीं शताब्दी का भारत विखंडित भारत है, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया है। भारत में राजनीतिक शासन एकता की दृष्टि से है ही नहीं, यहाँ पर भारत बिखरा हुआ है, छोटे छोटे राजपूत राजा हैं। तो ये इस प्रकार के पॉइंट्स आप यहाँ पर सोच के जा सकते हैं। इसी प्रकार अरब आक्रमण ने भारत को केवल तात्कालिक रूप से प्रभावित नहीं किया, दीर्घकालिक रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, अरब आक्रमण के भारतीय संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य और प्रशासनिक प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किए। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरएस एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जजिया कर को डिफाइन करने के लिए कह सकता है, व्हाट वाज द जजिया, जजिया कर क्या था? मोहम्मद बिन कासिम पर कमेंट आ सकता है। सिंध हिंद को पूछ सकता है, अल अरकंद पूछा जा सकता है, चचनामा पूछा जा सकता है, और सिंध के शासक दाहिर पर कमेंट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो आरएस एग्जाम में 15 वर्ड्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 वर्ड्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल जानकारी थी अरब आक्रमण से संबंधित। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक था, कंप्लीटली आपके लिए इसे प्रिपेयर किया गया था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें है। और इसके पश्चात हम इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आईएएस आरएस एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर वो सभी क्वेश्चन बहुत जल्द आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।